Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover more MCQs of first aid and basic health. So मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए थे, अब आगे से करते हैं. सो नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, नर्वस सिस्टम को क्या कहेंगे? अ नेट ऑफ थिन थ्रेड. बॉडी के वेरियस सिस्टम्स को कौन रेगुलेट करता है? तो आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है. उसके बाद नर्वस सिस्टम का इनमें से कोई सा भी पार्ट नहीं है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट्स नहीं है. उसके बाद है व्हाट इज द इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम रिलेटेड टू. तो इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड है? आपके ब्लड फ्लो से, ब्रीदिंग से, ठीक है, सांस लेने से या फिर डाइजेशन से, इन सब से रिलेटेड है. उसके बाद कौन सी नर्व्स आपकी नॉलेज को ब्रेन तक पहुंचाती हैं? तो सेंसरी नर्व्स, ठीक है. ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? आपके 3 पार्ट्स होते हैं. उसके बाद किसका ब्रेन लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में होता है? तो ह्यूमन का ब्रेन, ठीक है, साइज़ के कंपैरिजन में अगर देखें तो एज़ कम्पेयर टू बॉडी साइज़. उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. बेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? नर्व टिश्यू. उसके बाद नर्व्स आपकी न्यूरॉन से मिलके बनी है. उसके बाद रिवर्सिबल वर्क कौन सा है? डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब दोबारा होता रहता है. रिवर्सिबल का मतलब है कि वो रिपीट होता रहता है. उसके बाद डैश इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. तो स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड पार्ट है नर्वस सिस्टम का. फर्स्ट पार्ट आप मुझे बताएंगे. उसके बाद ब्रेन में अगर कोई नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सन क्या हो सकता है? बेहोश भी हो सकता है. उसके बाद 2/3 पार्ट आपके ब्रेन का सेरेब्रम से बना है. और ब्रेन का वेट कितना होता है? तो 1.5 kg, 1.5 किलो. फिर जो आपके ब्रेन से नर्व्स निकल रही होती है उन्हें क्या बोलते हैं? गैनियल नर्व्स. गैनियल नर्व्स. रिवर्सिबल एक्शंस किससे कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से. स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर एडल्ट पर्सन में, एक जवान इंसान में. उसके बाद स्ट्रोक कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं. सबसे कॉम्प्लेक्स ब्रेन किसका होता है? तो ह्यूमन का होता है, ठीक है, मैन. अनदर नेम ऑफ CNS का दूसरा नाम क्या है आपका? पेरीफेरल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है. CNS, PNS दोनों को चीज़ बता चुकी हूँ. उसके बाद डैश इज़ अ ब्रेन डिसीज़. इनमें से कौन सी ब्रेन डिसीज़ है? तो स्ट्रोक क्या है? दिमागी बीमारी है. उसके बाद वेरी इफेक्टिव इन डिजॉल्विंग क्लॉट्स. तो TP है. जब ब्लड वेसल बर्स्ट होती है तो क्या क्या हो सकता है? ये सारे स्ट्रोक्स हो सकते हैं, ठीक है. उसके बाद कॉज ऑफ कन्वल्जन्स, तो ये भी, इसमें भी ऑल ऑप्शन है, ठीक है. कॉज ऑफ एपिलेप्सी इज, तो जेनेटिक इफेक्ट, स्टेट ऑफ माइंड, डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ऑल हो जाएगा, ठीक है. द पर्सन नीड्स इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन. पर्सन को इमरजेंसी ट्रीटमेंट कब चाहिए? स्ट्रोक के टाइम पर चाहिए, ठीक है. अगर वो गिर गया है, बेहोश हो गया है, इन सब में इमरजेंसी ट्रीटमेंट थोड़ी चाहिए, स्ट्रोक में चाहिए, ठीक है. उसके बाद द कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोश होने का कारण कुछ भी हो सकता है. उसके बाद स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं? तो क्लिंचिंग टीथ, स्वेटिंग, फोमिंग, ये सब, ठीक है. एवरी स्पाइनल कॉर्ड हैज़ अ नेचर मिक्स्ड. व्हाट वर्क्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी फंक्शंस. तो हाइपोथैलेमस ब्रेन, ये कनेक्टिंग लिंक है आपके बॉडी फंक्शंस और ब्रेन्स के बीच, एक लिंक बना के रखता है, ठीक है, कि हमारी बॉडी किस तरह से काम कर रही है और ब्रेन कैसे उस पर वर्क कर रहा है. तो हाइपोथैलेमस ब्रेन है, ठीक है. AVM इज रिलेटेड टू. तो AVM आपका आर्टरी और वीन से रिलेटेड है. A से आर्टरी, V से वीन. कितने फ्लूइड से भरा हुआ है आपका हॉलो ब्रेन कैविटी? तो 80 से 150 ml. उसके बाद कौन सा स्ट्रोक मोस्ट फ्रीक्वेंट है? तो एशमिक स्ट्रोक. आर्टरीज और वीन्स के बीच का रिलेशन अभी ऊपर बताया था, AVM, ठीक है. फिर उसके रिफ्लेक्स एक्शंस आर कॉन्जेनिटल, ठीक है. तो दे डू नॉट हैव टू बी टॉट बाय एनीवन. इन्हें किसी और के द्वारा बताने की ज़रूरत नहीं है. बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस के एग्जांपल ये सारे ही हैं: रेस्पिरेशन, ब्लड ट्रांसपोर्ट, हार्ट रेट, ऑल, ठीक है. उसके बाद कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है फिजिकल बैलेंस और पोस्चर को बॉडी के? तो सेरुबेलम. सिस्टम जिसमें आपकी नर्व्स कनेक्ट रहती है डिफरेंट पार्ट से बॉडी के, तो वो है नर्वस सिस्टम. तो नर्व्स आपकी न्यूरॉन से मिलके बनी है. उसके बाद कितने टाइप्स के एंड्स नर्व हैं आपके? तो 2 टाइप्स के एंड्स ऑफ नर्व हैं. उसके बाद न्यूट्रिशनल फंक्शन ऑफ मैन इंक्लूड. तो ये सभी होंगे, खाना खाना है ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन. उसके बाद डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टुगेदर मेक. डाइजेस्टिव ऑर्गन से मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा. उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स कितने हैं? तो 3. सलाइवा का मतलब है लार, ठीक है. तो सलाइवा कंटेन्स अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड. सलाइवा पे कौन से टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? तो टाइलिन. उसके बाद कौन से खाने को लोगों को अवॉइड करना चाहिए? तो रॉ मीट, स्टेल फूड, ठीक है, बासी खाना, ये सब अवॉइड करना चाहिए. उसके बाद फूड पॉइजनिंग के सिस्टम्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है. गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है? तो आपके स्टमक में बनता है. डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है मेन? तो आपके सारे लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है. द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज. तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है? एसिडिटी को एलिमिनेट करना, फूड को एल्कलाइन बनाना, ठीक है. एल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है. उसके बाद फूड को इमल्शन में कन्वर्ट करना.
म्यूकस सेल क्या एब्जॉर्ब करती है, तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। आपके फूड का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। उसके बाद द वेज टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के तरीका क्या है, पानी पीना या फिर जूस वगैरह ले लेना। उसके बाद हाई रिस्क ग्रुप्स इंक्लूड ओल्ड, प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, ठीक है, ये सब हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। उसके बाद इनर एक्शन ऑफ मैन इज, तो हार्ट बीट, क्रीशन, ये सब क्या है, इनर एक्शन है, ठीक है, ये आपको बाहर से होते हुए नहीं दिखेंगे, ये क्या है, अंदर के एक्शंस हैं मैन के। तो हार्ट बीट, ठीक है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन एक्सेट्रा। फिर जो लिविंग बीइंग की बॉडी में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। उसके बाद न्यूट्रिशनल फंक्शन बताया है तो उसमें सब कुछ आएगा, यही जो पीछे बताया था अभी। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, 8 से 9 मीटर होती है। फिर उसके बाद डाइजेस्ट करना तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही होगा, ठीक है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको आप डाइजेस्ट करके क्या कर रहे हो, सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हो। विच पार्ट ऑफ लिवर इज़ लार्जेस्ट, तो राइट पार्ट लिवर का बड़ा होता है। उसके बाद डायरिया के कारण क्या है, डर्टी वाटर, अनक्लीनलीनेस या फिर वायरस, साफ सफाई ना होना, ठीक है, तो वही एक कारण हो सकता है। उसके बाद डायरिया के सिम्टम्स क्या है, लूज मोशन हो जाना या फिर रेस्टलेसनेस फील करना, फीवर होना, कोल्ड स्वेट, ठंडे पसीने आना, ये सब, ठीक है। ऑर्गन्स जो काम करते हैं फूड को डाइजेस्ट कराने का, तो वो कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है, आपका लिवर, ठीक है। इन द लिवर मोर देन रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू, बहुत सारे रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स आपके यूरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं लिवर के अंदर। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिस्टीरिया फूड पॉइजनिंग अकर इन, लिस्टीरिया फूड पॉइजनिंग किस में होती है, अनबॉर्न चाइल्ड में होती है। उसके बाद बाइल जूस क्या करता है, एल्कलाइन बनाता है, ठीक है ना, एसिडिटी रिमूव करता है। स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और वो क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मसल्स होती हैं ईसोफेगस की वॉल्स की, तो वो कितने लेवल्स की होती हैं, 3 लेवल्स। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द पार्ट अहेड ऑफ ड्यूडेनम, नो कॉल्ड। उसके बाद व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड इन द कैपिलरी सेल्स, तो नन हो जाएगा, इसको चाहे याद मत करना। उसके बाद विच डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पर डाइजेस्टिव वर्ड आ गया तो खुद ही आप अंदाजा लगा लोगे क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, 20। उसके बाद टूथ का सेंट्रल पार्ट कौन सा है, ग्रीवा। डायरिया मोस्टली किसको हो जाता है, हार्ट पेशेंट्स को, एडल्ट्स को या फिर यंग चिल्ड्रन को। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है फूड पॉइजनिंग की, तो डिहाइड्रेशन। उसके बाद ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी पीछे ही बताया था, सलाइवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड टाइलिन होता है। कितने टाइप्स के परमानेंट टीथ होते हैं आपके, तो 4 टाइप्स के होते हैं। और टेम्परेरी कितने थे आपके, 20 थे। उसके बाद टीथ ऑब्टेन न्यूट्रिशन थ्रू ब्लड। उसके बाद मैन इज ऑड टूथ। फैट इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, ठीक है, लाइपेज के थ्रू फैट डाइजेस्ट होता है। लिप्रोसी इज कॉज्ड बाय नर्व्स, लिप्रोसी का कारण क्या है, नर्व्स। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, हाइपोथैलेमस इन द माइंड, माइंड में। बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है आपका, स्किन। उसके बाद प्रोवाइड्स कलर ऑफ द स्किन, स्किन को कलर कौन प्रोवाइड करता है, पिगमेंट सेल। पिगमेंट से आपको कलर वर्ड याद रखना है, ठीक है, जैसे कार्डियक वर्ड हार्ट से याद किया था, ऐसे ही कलर के लिए पिगमेंट याद कर लेना। हाइपोथर्मिया इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड, हाइपोथर्मिया हो सकता है आपको अगर आप कोल्ड के एक्सपोजर में आओगे। उसके बाद आइस बर्न के सिम्टम्स क्या हैं, तो पेन, नम, सुन पड़ना या फिर ब्लिस्टर्स। बर्निंग ऑफ स्किन ड्यू टू एक्सपोजर टू सिवियर कोल्ड इज आइस बर्न या फिर कोल्ड कंट्री। उसके बाद व्हाट डज द स्किन लुक लाइक इन अ 3rd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न में स्किन कैसी दिखेगी, हार्ड या बर्नट दिखेगी या फिर वैक्सी वाइट। अगर आपकी आइज़ में केमिकल गिर जाए तो 20 मिनट्स तक आपको आइज़ को वॉश करना चाहिए क्लीन वाटर से, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बर्न की बात करें, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 3rd डिग्री बर्न, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक बर्न। तो इलेक्ट्रिक बर्न कैन इफेक्ट हुज एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद सन बर्न, ठीक है, सन बर्न क्या करता है, स्किन को रेड बना देता है, सोलन मतलब सूजी हुई या फिर पेनफुल स्किन कर देता है। उसके बाद केमिकल बर्न के मेन कारण क्या हो सकता है आपका, एसिड। एसिड क्या है, केमिकल है, तो केमिकल बर्न का कारण हो सकता है आपका एसिड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।